हेलो फ्रेंड्स, मैं जीडीएस डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा। हमारी लाइफ में कभी ना कभी हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें एक डेंटल क्लिनिक ओपन अप करना है। और हो सकता है ओवर द इयर्स आप सेकंड भी खोलें, थर्ड भी खोलें। और लेकिन जो क्वेश्चन है कि हमें कब अपना सेकंड क्लिनिक करना है, कब हमको किस तरीके से शुरुआत करनी है, वो हमेशा फर्स्ट क्लिनिक में भी वही सेम क्वेश्चन है और जो आपके सेकंड क्लिनिक में भी वही सेम क्वेश्चन रहेंगे। और आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम यही बातों का डिस्कस करेंगे कि मैं क्या समझता हूं कि एक जब आप ओपन करें डेंटल क्लिनिक तो किन किन बातों का ध्यान रखें, कब करें, कैसे करें, और इन्हीं बात की हम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके सामने लेकर आया हूं। लेकिन वीडियो पर चलने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिए। मेरी पहली टिप है कि आपके पास टाइम होना चाहिए एक डेंटल क्लिनिक को स्टार्ट करने के लिए। मेरा मतलब है कि जब आप एक डेंटल क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ स्टार्टिंग अ रिलेशनशिप। फॉर बेस्ट टाइम तभी है जब आप अपने क्लिनिक को टाइम दे सकते हो। मेरा मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत है अगर आप अपना जो टाइम है वो पार्ट टाइम डेंटल क्लिनिक में देना चाहते हो, या आप कोई डेंटल क्लिनिक में जॉब करते हुए एक डेंटल क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हो। हर डेंटिस्ट एक जैसा नहीं होता, हर किसी की एनर्जी लेवल और कैपेबिलिटीज डिफरेंट है, हर किसी का एरिया एंड फाइनेंशियल कंडीशन भी डिफरेंट है। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आप जब अपना क्लिनिक करो तो उसको बेस्ट शॉट दो। हर किसी के अपने अनुभव हो सकते हैं, पर मेरा मानना यह है कि अगर किसी भी कारण से आप अपने क्लिनिक को टाइम नहीं दे रहे हैं तो क्लिनिक सक्सेसफुल रन करने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये बात पार्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जो कहीं जॉब करते हैं या कंसल्टेंसी करते हैं या अपने फैमिली बिजनेस में रहते हैं, या अपना सेकंड क्लिनिक ओपन अप कर रहे हैं। क्लिनिक ओपन करने के टाइम का आपकी एज से कोई रिलेशनशिप नहीं है। चाहे आप 24 ईयर के जस्ट पास आउट हैं, या 35 ईयर के एक्सपीरियंस्ड हैं, या 60 ईयर के रिटायर्ड सर्जन हैं, एज मैटर नहीं करती। सिर्फ ये मैटर करता है क्या आप अपनी लाइफ में से नए चैलेंजेस को स्वीकार करने के लिए रेडी हैं। मेरी सेकंड टिप रिलेटेड है व्हेन टू ओपन अ क्लिनिक। हम में से हर किसी के बिजनेस ब्लड में नहीं होता। क्लिनिक रन करने के लिए सिर्फ आपको डेंटल ट्रीटमेंट की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके अंदर और भी स्किल्स होनी चाहिए। एक क्लिनिक को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ता है, मैनेजमेंट स्किल्स सीखनी पड़ती हैं, मार्केटिंग स्किल्स भी सीखनी पड़ती हैं। अगर आपके ब्लड में बिजनेस नहीं है तो ये अच्छा होगा कि आप ये स्किल पहले सीखें और फिर उसके बाद अपना क्लिनिक ओपन अप करें। और अगर आपको अपने डेंटल ट्रीटमेंट के स्किल्स पर ही डाउट है तो अच्छा होगा आप पहले अपने स्किल्स को इंप्रूव कर लें, नहीं तो डेंटल क्लिनिक पर करी गई सारी इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगी। और इन सब को आप हमारे जनरल डेंटिस्ट्री के कोर्स में भी सीख सकते हैं। हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए कोर्स को मल्टीपल तरीके में डिवाइड कर रखा है। अगर आपने कॉलेज टाइम में अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, पेशेंट कर रखे हैं, तो आपके लिए 2 मंथ का कोर्स भी सफिशिएंट होगा अपनी स्किल्स को ब्रश अप करने के लिए। और अगर आप कंप्लीट हैंड होल्डिंग चाहते हैं तो आप हमारा 4 मंथ का या 1 ईयर का मास्टर कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप है फाइनेंशियल सिचुएशन। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप करेंटली फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं, आप मोर देन 90% मनी लोन लेकर लगाने वाले हैं, आप अपनी करंट जॉब या कंसल्टेंसी को फाइनेंस की वजह से नहीं छोड़ सकते हैं, तो अभी आपका राइट टाइम नहीं है डेंटल क्लिनिक को ओपन अप करने का। आप पहले अपनी कुछ सेविंग्स बनाइए, एटलीस्ट 50% तो आपका खुद का पैसा होना चाहिए। नहीं तो अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो, या आपका जो डे टू डे रूटीन का जो खर्चा है आपको चुभेगा, और आपको अगर कोविड जैसी सिचुएशन हो जाती है तो आपको अपना क्लिनिक शट डाउन करने की नौबत आ जाएगी। मेरी नेक्स्ट टिप है फैमिली। जब हम डेंटल क्लिनिक ओपन करते हैं तो हमारा जो टाइम है डेंटल क्लिनिक पे लगने वाला हमारी पूरी तरह फैमिली पर भी अफेक्ट डालता है। जैसे अगर आप फैमिली की वजह से बिजी रहते हो या आने वाले समय में कुछ फाइनल नहीं है तो क्लिनिक ना खोलें। जैसे आपके पेरेंट्स और आप दूसरी सिटी में शिफ्ट होने वाले हैं, या आप एमडीएस की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि साइड बाय साइड क्लिनिक खोल लूं, या आप अगर एक फीमेल हैं और आपको ये नहीं पता कि शादी कहाँ होने वाली है, तो ऐसे केस में भी अभी क्लिनिक खोलने का राइट टाइम नहीं है। अगर आपको ये तीनों ही चीज़ फेवरेबल लगती है
तो चलिए देखते हैं कि अब क्लिनिक कैसे आपने ओपन करना है। क्लिनिक को ओपन करने का 8 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप है नो योर टारगेटेड कस्टमर और पेशेंट। अगर आप किसी डेंटल क्लिनिक के ओनर से बात करेंगे तो डेंटिस्ट को ज़्यादातर ये पता ही नहीं होता कि उनका टारगेटेड कस्टमर क्या होता है। टारगेटेड कस्टमर का मतलब है कि आप किस तरीके के पेशेंट सबसे ज़्यादा देखना चाहते हैं। और हम में से ज़्यादातर एक ये भूल कर जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हर तरीके का पेशेंट हमारा है। जैसे हमें गरीब पेशेंट भी चाहिए, हमें अमीर भी चाहिए और हमें बीच का भी चाहिए। पर आप अगर सबको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इस बात को थोड़ा और ब्रॉड में देखते हैं कि ये कैसे आपको अफेक्ट करने वाला है, और इस चीज़ के ऊपर ही हमारी सारी की सारी आगे की स्ट्रेटजीज डिपेंड करती हैं। तो ये बेहतर होगा कि हम इस जो ये टारगेटेड कस्टमर क्या होता है इसको अच्छे से समझें, तभी आप एक अच्छा क्लिनिक रन कर पाएंगे। हम में से हर किसी के डिफरेंट इंटरेस्ट हैं और कंडीशन है। कोई आरसीटी का प्राइस 10,000 लेना चाहता है तो कोई आरसीटी को 1,000 रुपये में करके मास प्रैक्टिस करना चाहता है। सो क्लिनिक ओपन करने से पहले आपने ये सोचना होगा कि आप कैसा ट्रीटमेंट देना चाहते हैं और क्या प्राइस रखना चाहता है। टॉपिक को समझाने के लिए हम मान लेते हैं कि हमें नॉर्मल आरसीटी करनी है एंडोमोटर से विदाउट रबर डैम, एंड हम अपना चार्ज रखना चाहते हैं ₹3500। अब हमारी सर्विस एंड उसकी फीस रेडी है, एंड अब हमें एक इमेजिनरी पेशेंट बनाते हैं जिसको हम अपना आइडियल कस्टमर बोलेंगे। क्योंकि हम ₹3500 आरसीटी का चार्ज लेना चाहते हैं तो कम से कम हमारे आइडियल पेशेंट की मंथली इनकम ₹50,000 तो होनी चाहिए। अगर कोई आदमी ₹1,00,000 से ज़्यादा कमाता मिलेगा तो उसे हमारी सर्विसेज इंफीरियर लग सकती हैं, और कोई अगर 50,000 से कम कमाता होगा तो हो सकता है कि उसे हमारी सर्विसेज महंगी लगे। अब ₹50,000 कमाने वाला आइडियल पेशेंट ना ही किसी गांव में मिलेगा आपको, ना ही किसी लेबर कॉलोनी में रहता मिलेगा। ये हो सकता है कि ये किसी मेट्रोपॉलिटन में हो, या आसपास के किसी डिस्ट्रिक्ट सिटी के अंदर हो, या थोड़ा बहुत टाउन के अंदर आपको मिलेगा। हमारा आइडियल कस्टमर का एजुकेशनल स्टेटस ग्रेजुएशन होगी, पर प्रोफेशनल डिग्री शायद ना हो, जैसे कोई डॉक्टर या इंजीनियर। मान लेते हैं कि हमारे आइडियल पेशेंट की एज 30 to 45 साल तक होगी, क्योंकि बच्चों में आरसीटी की नीड कम होती है और 60 ईयर्स के बाद इनकम खत्म हो जाती है। कुछ इंटरेस्ट भी हम डिफाइन कर लेते हैं अपने आइडियल पेशेंट के, जैसे वो सुबह मंदिर जाता होगा और संडे को आसपास के लोगों के साथ उठता बैठता होगा, या वो ज़्यादा सोशल नहीं है और अपना समय फेसबुक या व्हाट्सएप पर बिताता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी जो ₹3500 की जो आरसीटी है वो कैसा आदमी बाई करने वाला है। इस हमारे पेशेंट का नाम है भोला। इसकी उम्र 35 साल है। ये एक फैक्ट्री में सेल्स मैनेजर है। ये एक एलआईजी फ्लैट में सिटी में रहता है। इसके 2 बच्चे हैं और ये अपना समय फेसबुक और व्हाट्सएप पर बिताता है। ये कस्टमर हमने जो डिफाइन करा है इसकी ज़रूरत हमें अपने आने वाले हर स्टेप पर पड़ेगी। अब मैं 7 थिंग्स बताने जा रहा हूँ, ये आपने इसी सीक्वेंस में प्लान करनी है, और अगर इन सब चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी खराब हो जाती है तो आपके सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। आप ऐसे समझो जैसे एक टेस्टी चाय बनाने के लिए 4 इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, जैसे टी, शुगर, वाटर एंड मिल्क। अगर एक इंग्रेडिएंट भी ज़्यादा या कम हो जाए तो चाय खराब बनेगी। सेम वे में एक चीज़ भी अगर वेल प्लान ना हो तो क्लिनिक चलाना मुश्किल होगा। तो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है आपकी सर्विस। मतलब हमारे भोला को किन सर्विसेज की ज़रूरत हो सकती है, जैसे क्या उसे आरसीटी की ज़रूरत है, तो आंसर होगा यस। क्या उसे माइक्रोस्कोपिक आरसीटी की ज़रूरत है, तो आंसर होगा नो। क्या उसे कैपिंग की ज़रूरत है, तो आंसर होगा यस। क्या उसे ईमैक्स विनियर की स्माइल डिजाइनिंग की जरूरत है, तो आंसर होगा नो। क्या उसे ब्रिज की जरूरत है, तो आंसर होगा यस। तो क्या उसे 25,000 रुपए से ऊपर के इम्प्लांट की जरूरत है, तो आंसर होगा नो। अगर हम क्लिनिक भोला के रेजिडेंशियल इलाके में खोलेंगे तो हमें स्माइल डिजाइनिंग, इम्प्लांट, माइक्रोस्कोप जैसी चीजों को ना ही सीखने की जरूरत है, ना ही उसके सामान खरीदने की जरूरत है।
अगर साल 2 साल में 2-4 पेशेंट आपके पास आ भी जाएं तो आप उसको कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं उन पेशेंट्स के लिए। आप जिस क्लाइंटेल को टारगेट करने जा रहे हो उसी के हिसाब से आपने अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, अपने ट्रीटमेंट की मॉडलिटीज को चेंज करना है और उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना है ताकि आप एक कॉन्फिडेंटली एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अपने पेशेंट को दे सको। और अगर आप नहीं हो इन सब चीज के अंदर कॉन्फिडेंस तो आप जानते हो कि जीडीएस डेंटल एकेडमी में आपको कांटेक्ट करना है। हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है प्राइस। प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो अलोन किसी बिजनेस को बना सकता है या खत्म कर सकता है। अब हम अपने भोला को देखते हैं और मान लेते हैं कि उसकी वाइफ का दांत खराब है एंड उसको आरसीटी एंड कैप की जरूरत है, तो उसको आप कितने पैसे में बताओगे? वैसे तो प्राइस फर्स्ट फैक्टर नहीं होता कस्टमर के लिए। आपने बहुत बार देखा होगा कि 10,000 रुपये कमाने वाला रिक्शे वाला भी 30,000 रुपये का मोबाइल उसके पास होगा, पर हमें यहाँ वो जनरल प्राइस डिसाइड करना है जिसे सुनकर आपके पेशेंट को वैल्यू फॉर मनी लगे। मेरा मानना यह है कि आरसीटी एंड कैप का प्राइस पेशेंट की टोटल मंथली इनकम का 1/10 होना चाहिए, उससे उसको ट्रीटमेंट अफोर्डेबल एंड वैल्यू फॉर मनी लगेगा। लेकिन आप ये याद रखना, बहुत कम प्राइस ट्रीटमेंट को इंफीरियर शो करेगा और बहुत ज़्यादा प्राइस पेशेंट को डराएगा। हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है प्रमोशन और मार्केटिंग। प्रमोशन का मतलब वो हर तरीका है जिससे आप पेशेंट को अपने क्लिनिक के बारे में बता सकते हो। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने क्लिनिक और उसके अंदर अवेलेबल सर्विसेज के बारे में भोला तक कैसे पहुंचा सकते हो। उन सारे तरीकों में से सबसे इफेक्टिव एंड कम प्राइस का तरीका कौन सा है? एग्जाम्पल से देखते हैं। आप पेपर में पैम्फलेट डाल सकते हो, पर हमारा भोला सुबह जल्दी जाता है तो वो पेपर पढ़ता ही नहीं और ना ही वो उसे मंगवाता है। या आप मंदिर में कैंप लगाते हो, पर हमारा भोला तो फेसबुक पर टाइम बिताता है। इसलिए अगर आप भोला को टारगेट कर रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए सबसे आसान एंड सस्ता तरीका होगा। हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट है प्लेस। ये एक ऐसा की पॉइंट है, अगर आप इसे सही सिलेक्ट करते हो तो आप सक्सेस हासिल कर लोगे और गलत सिलेक्ट करते हो तो लाइफ टाइम बर्डन बन जाएगा। हो सकता है कि आप मेरे इस पॉइंट से सहमत ना हो, मैं बस आपको अपने विचार बता रहा हूं, आपकी इच्छा है आपने कैसे करना है। अगर आपने आसपास देखो तो आपको बहुत सारे ऐसे क्लिनिक मिल जाएंगे जहां जो आपको एक ऐसा लगेगा कि एक आइसोलेटेड जगह के अंदर है, वहां तक पहुंचने का बिना एड्रेस लिए तो आप पहुंच ही नहीं सकते। ऐसी जगह पे भी क्लिनिक मिल जाएंगे और जो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी हिस्ट्री पर भी जाइए कि वो कितने साल पहले खुले हैं। वो ज़्यादातर आपको 20 ईयर्स पहले के मिलेंगे, जब वो टाइम था जब डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होते थे और पेशेंट एक दूसरे से पूछते थे कि डेंटिस्ट की शॉप कहाँ पर होगी। लेकिन आज के टाइम में हर गली के अंदर एक डेंटिस्ट आपको मिल जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर आप अंदर बैठ के अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। हमारे पास एक न्यूरोसर्जन जैसी लग्जरी नहीं है। एक न्यूरोसर्जन कुछ भी मार्केटिंग नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, उसके पास भीड़ लग जाएगी। वो जंगल में भी बैठ जाएगा तो भी उसके पास भीड़ लग जाएगी, क्योंकि देयर इज रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। न्यूरोसर्जन सिर्फ चुनिंदा है एंड डेंटिस्ट लाखों के अंदर है। तो आपने डिसाइड करना है कि आप की जो लोकेशन है वो कैसी होगी। मेरे हिसाब से आप इन कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। आपको एक ऐसी जगह क्लिनिक करना चाहिए जो इजीली असेसिबल हो और उसकी अच्छी विजिबिलिटी हो। आपको ये पॉइंट डिसाइड करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि आपका पोटेंशियल टारगेट पेशेंट भोला ट्रीटमेंट कराने कहाँ जा रहा है, आपके कंपटीटर क्या क्या कर रहे हैं, क्या आपके पास कोई एडवांटेज है या नहीं है, क्या आप कहीं अंदर गली में क्लिनिक प्लान तो नहीं कर रहे हैं जहां आपको सारी जिंदगी मार्केटिंग करनी पड़े ताकि आप ये बता सके कि भोला को कि मेरा क्लिनिक यहाँ पे है। अगर आपका क्लिनिक ऐसी जगह पे है जहाँ पे भोला कभी जाता ही नहीं है, उसने कभी उस गली के अंदर गलती से भी नहीं गया है, तो उस भोला को आपका क्लिनिक पता कैसे लगेगा? तो उसको पता लगाने के लिए आपको थ्रू आउट लाइफ अपने पैम्फलेट्स डालने पड़ेंगे, डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि भोला को ये बात याद रहे। फिर हमारा जो फिफ्थ इंग्रेडिएंट है वो है इंटीरियर ऑफ डेंटल क्लिनिक सेटअप। इसका मतलब है जब कोई आपका क्लिनिक सिर्फ देख रहा है तो वो है क्या सोचेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं।
जब आप किसी नई जगह पर घूमने जाते हैं और किसी रेस्टोरेंट को ढूंढ रहे हैं खाना खाने के लिए, तो आप अपने रेस्टोरेंट के बोर्ड, उसके बाहर की लुक्स, उसके इंटीरियर से जज करते हैं कि खाना कैसा होगा, खाने का प्राइस क्या होगा। हम बिना खाए भी ये बता सकते हैं कि फूड की क्वालिटी क्या होगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वालिटी बेकार होगी तो आप उस रेस्टोरेंट पर नहीं खाओगे। और अगर आपको रेस्टोरेंट अपनी पॉकेट से ज़्यादा कॉस्टली लगेगा तब भी आप वहाँ पर नहीं खाओगे। बिल्कुल इसी तरीके से पेशेंट भी बिना आपसे ट्रीटमेंट कराए भी ये बता सकता है कि आप कैसे डॉक्टर हैं। इसलिए आपको अपने भोला पेशेंट की एक्सपेक्टेशन जाननी पड़ेगी। कहीं ज़्यादा इंटीरियर कराने से भोला डर कर भाग तो नहीं जाएगा कि ये महंगा होगा। क्या भोला जब क्लिनिक पर आएगा तो उस एक सोफ़ा एक्सपेक्ट करता है आपसे? भोला कितने बड़े क्लिनिक में जाना चाहेगा, एक डेंटल चेयर के सेटअप में या दो डेंटल चेयर के सेटअप में, या पूरे हॉस्पिटल में जहाँ पे 5-7 चेयर लगी हैं? आपको डेंटल सेटअप अपने कस्टमर को सोचकर लगाना है कि वो क्या एक्सपेक्ट करता है। आपको अपनी इच्छाएं नहीं बतानी है कि मेरे को इंटीरियर के अंदर 20 लाख रुपए लगाना है या बिल्कुल वुडन काम कराना है। आपको अपने पेशेंट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली ही आपने इंटीरियर कराना है। ये बात आप हमेशा याद रखना। हमारा 6th इंग्रेडिएंट है पोजीशन। आप किसी भी ब्रांड शॉप को सोचिए और बताइए वो कैसे होंगे, तो आपका कुछ ऐसा आंसर होगा कि वो क्लास है यार, एक्सीलेंट है, क्वालिटी है, या सर्विस बड़ी ज़बरदस्त है, अल्टीमेट है, या आप बेकार बोल सकते हो, बैड बोल सकते हो, बैड एक्सपीरियंस बोल सकते हो, रद्दी बोल सकते हो, सस्ता बोल सकते हो। यानी कुछ ना कुछ आपको किसी भी ब्रांड को, चाहे आप आईफोन ले लो, सैमसंग ले लो, ऑडी ले लो, मर्सिडीज, मारुति, आप कुछ भी कर लो, आपके दिमाग में कोई ना कोई चीज़ की जो इमेज है वो बन जाएगी। यानी हर ब्रांड या बिजनेस हमारे माइंड में एक इमेज बनाती है कि वो कैसा ब्रांड है, और वो सारी की सारी अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है उसी चीज को फोकस करती हैं। उसी तरीके से हमें भी अपने क्लिनिक की इमेज पेशेंट के माइंड में बनानी है, और वो ज़्यादातर 4 तरीके की हो सकती है। पहली है लो प्राइस एंड लो क्वालिटी ट्रीटमेंट। इसको मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा। ये वहाँ तो चल सकता है कि जहाँ पे मान लेते हैं आप पहाड़ों पे गए हो और आपने क्लिनिक वहाँ पे कर रखा है, वहाँ पे सपोज सीजनल में टूरिस्ट आते हैं, आप वहाँ पे लो प्राइस रखो, लो क्वालिटी कुछ भी दे दो चलेगा, या बस स्टैंड के ऊपर जैसे कुछ भी चल जाएगा वहाँ पे। लेकिन अगर आपका एक रेजिडेंशियल इलाका है तो वहाँ पे लो प्राइस एंड लो क्वालिटी ट्रीटमेंट आपने नहीं देना। दूसरा हो सकता है लो प्राइस एंड गुड क्वालिटी ट्रीटमेंट, जैसे जियो ने किया, उसने लो प्राइस दिया और कंपटीशन ही खत्म कर दिया। थर्ड है हाई प्राइस एंड लो क्वालिटी ट्रीटमेंट। ये भी अपने पांव पे खिलाड़ी, अगर आप हाई प्राइस ले रहे हो तो यू शुड गिव हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट, अदरवाइज आपका लॉन्ग रन में आपको फेलियर मिलेगा। स्टार्टिंग में तो आपके पेशेंट आएंगे लेकिन धीरे धीरे कम होते जाएंगे। फोर्थ स्ट्रेटेजी हो सकती है हाई प्राइस एंड हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट। ये बिल्कुल सही हो सकता है एंड हम सबका ड्रीम है कि सिर्फ 2-4 पेशेंट करो और अच्छे लेवल के करो, अच्छी मोटी जेब में पैसे लेके जाओ। लेकिन उसके लिए आपको बाकी सारी चीज़ें भी तो करनी पड़ेगी। अच्छा प्लेस खरीदना पड़ेगा, अच्छे इंटीरियर कराना पड़ेगा, अच्छी सर्विसेज देनी पड़ेंगी। तो आप देखिए आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आपको पहले दिन से ये डिसाइड करना होगा कि आप इन 4 कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में अपना क्लिनिक बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक बार इमेज बन गई तो आप फिर उस इमेज को चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे मारुति को हम लोग लो प्राइस एंड गुड क्वालिटी में देखते हैं। अगर हमको 10-12 लाख रुपए तक की गाड़ी लेनी है तो हम मारुति खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा बजट 15 लाख से अबव जाता है तो हम ये सोचेंगे कि यार 20 लाख की गाड़ी हम मारुति की खरीदे। अगर मारुति अपना प्राइस बढ़ा देती है 15 लाख से अबव तो हो सकता है उसको फेलियर देखना पड़े। 7th हमारा जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है पीपल। हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो डेंटल क्लिनिक है, ये एक सर्विस सेक्टर का बिजनेस है एंड यहाँ पीपल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले एग्जांपल से देखते हैं। क्या आप एक ऐसे रेस्टोरेंट में खाना पसंद करेंगे जहां वेटर आपको रूडली बात करता हो? तो आंसर होगा नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे जो असिस्टेंट हैं, डॉक्टर हैं, वो बिल्कुल पोलाइट एंड स्किलफुल होने चाहिए। जो भी पेशेंट से फ़ोन पर रिसेप्शन पर बात कर रहा है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से पेशेंट का परसेप्शन डेवलप होने लगता है कि आप कैसे डॉक्टर हैं। या आपके पास जो कंसल्टेंट डॉक्टर आते हैं या फुल टाइम डॉक्टर जो आपके पास काम करते हैं, वो ट्रीटमेंट में स्किल्ड तो 100% होने चाहिए, लेकिन साथ साथ वो एक अच्छे इंसान और पोलाइट होने चाहिए, नहीं तो पेशेंट अच्छे ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी भाग जाएगा। पर राइट एम्प्लॉय डॉक्टर जो कि स्किल्ड भी हो और पोलाइट भी हो, ढूंढना बहुत मुश्किल है, और ज़्यादा मुश्किल उनको रिटेन करना भी है। आपको अपनी एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी ताकि आप राइट एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर सको, रिक्रूट कर सको एंड बाद में उनको रिटेन भी कर सको। सक्सेस का यही मंत्र है, गेट राइट पीपल ऑन द बस एंड रॉन्ग पीपल ऑफ द बस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको बहुत सारी बातें आपको बता पाया हूँगा, और आप इतनी सारी बातें एक साथ अगर आपने ये वीडियो देख भी ली है तो भी सारी की सारी नहीं कर पाओगे। जब आपने अपना क्लिनिक करना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपको एडवाइस करना चाहता हूं, एक कॉपी लो। जो मैंने ये आपको प्लान बताया है, 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स बताए हैं, उसके हिसाब से आप अपना कस्टमर डिफाइन करो, और उसके बाद आप ये डिसाइड करो कि आपने क्लिनिक कैसे करना है। और अगर आपको आज भी कॉन्फिडेंस नहीं है अपने जनरल डेंटिस्ट्री के डे टू डे रूटीन के जो प्रोसीजर्स हैं, जैसे एंडो हो गया, चाहे वो आपकी क्राउन कटिंग, एक्सट्रैक्शन, कुछ भी है, तो हम आपकी सेवा के लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप हमारी हेल्प कभी भी ले सकते हैं, और जरूरी नहीं है आपने अगर हमारा कोर्स इनरोल किया है तभी मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे कभी भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद करने में बहुत खुशी महसूस करूंगा। Thank you for watching. Please subscribe our channel for watching other useful videos. Thank you.